नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैबल एकेडमी के वीकली करंट क्विज में। दोस्तों एक नया इनिशिएटिव हमने लिया है, इसमें हम पूरे सप्ताह भर की खबरों को क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हाल ही में समाचार में आए पद और संबंध। एक चीज़ बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन में आप जो है ये ऑप्शन या क्वेश्चन सारे पढ़ लिया करिए, क्योंकि जो है ऐसे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। थोड़ी देर वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो देखिए मैं बताता हूँ, इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल एक। सचेत जो है यह भारतीय कश्ती पोत तो है, लेकिन C450 और C451 एंटीबॉडी किट नहीं है, और फाइब्रोन जो है ब्रिटिश फाइबर जेट नहीं। तो चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। देखिए, भारतीय तटरक्षक जहाज जो है सचेत 5 अपतटीय गश्ती जहाजों यानी कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल की एक श्रृंखला में पहला पोत है। सचेत का डिजाइन एवं निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसे अत्याधुनिक नौवहन एवं संचार उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा C450 और C451 के बारे में। तो यह जो है भारतीय तटरक्षक बल की एक इंटरसेप्टर नौकाएं हैं, जिन्हें हजीरा स्थित L&T के शिपयार्ड द्वारा देश में ही डिजाइन एवं निर्मित किया गया है, और ये नवीनतम नौवहन तथा संचार उपकरणों से सुसज्जित हैं। तीसरा फाइब्रोन के बारे में था, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। फाइब्रोन एक अघुलनशील प्रोटीन है। कच्चे रेशम में दो प्रोटीन होते हैं, जिन्हें सेरिसीन एवं फाइब्रोन कहा जाता है। रेशम कृमि द्वारा फाइब्रोन का उत्पादन किया जाता है। ठीक, कृमि यानी कीड़े, रेशेदार कृमि द्वारा फाइब्रोन का उत्पादन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है कि हाल के दिनों में चर्चा में रही दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट किस संस्था या संगठन द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी कि आसियान द्वारा। ऑप्शन बी है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क द्वारा। ऑप्शन सी है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO द्वारा। और ऑप्शन डी है कि वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक के द्वारा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। चलिए जान लेते हैं। देखिए, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट जो है दक्षिण एशिया क्षेत्र के आर्थिक घटनाक्रम से जुड़ी एक छमाही रिपोर्ट है। छमाही रिपोर्ट का मतलब साल में यह रिपोर्ट 2 बार आती है। ठीक, इस रिपोर्ट में क्षेत्र की आर्थिक स्थिरता, विकास और समृद्धि के साथ साथ दक्षिण एशिया के देशों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक सही है। पहला कथन है कि यह एक सांविधिक निकाय है। दूसरा कथन है कि यह RBI गवर्नर की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय निकाय है। तीसरा कथन है कि यह मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। तो नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 सेकेंड, यानी कि 1 और 2 सही है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, मौद्रिक नीति समिति यानी MPC जो है, यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में परिभाषित एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक नहीं, सांविधिक निकाय है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति 6 सदस्यीय निकाय है। इसके अध्यक्ष RBI के गवर्नर होते हैं। और मौद्रिक नीति प्रभारी कौन होता है? तो यह RBI के डिप्टी गवर्नर होते हैं। RBI बोर्ड द्वारा एक अधिकारी को नामित किया जाता है। ठीक, इसके अलावा जो 3 सदस्य होते हैं वह भारत सरकार के द्वारा नामित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45ZA1 के अंतर्गत केंद्र सरकार RBI के परामर्श से प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित करती है। यानी कि मुद्रास्फीति का लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? केंद्र सरकार। ठीक, तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में समाचारों में आया पद ट्रोग्लामीज ट्वीटरी है, क्या है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है कि यह कोविड-19 से निपटने के लिए ट्विटर की एक पहल है।
ऑप्शन बी है कि यह एक प्रकार का परजीवी कवक है। ऑप्शन सी है यह भारत में खोजी गई उच्च प्रोटीन वाली तुअर दाल की एक किस्म है। ऑप्शन डी है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह जो है एक प्रकार का परजीवी कवच है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, ये जो है एक छोटे परजीवी कवक होते हैं जो कीड़े एवं मिलीपेट पर हमला करते हैं। ठीक, यह किस व्यवस्था या किस समुदाय से संबंधित है? तो यह जो है लाबोउल्बेनियलेस समुदाय से संबंधित है, जिनकी खोज जो है 19वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति नहीं है? ठीक, नहीं है पूछा जा रहा है। तो अब बताइए। ऑप्शन ए है समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। ऑप्शन बी है कि कोरियालिस बल की उपस्थिति हो। ऑप्शन डी है कि निम्न दाब क्षेत्र की उपस्थिति हो। और ऑप्शन डी है कि समुद्र तल तंत्र पर ऊपरी वायु का अभिसरण तथा निम्न वायु का अपसरण। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? इसमें सही है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, सही का मतलब यह गलत है, बाकी तीनों कथन सही है। ठीक, चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जानते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति व विकास के लिए निम्नलिखित अनुकूल स्थितियां हैं। कौन कौन सी? तो बृहत समुद्री सतह होना चाहिए। बृहत समुद्री सतह मतलब काफ़ी दूर से वह समुद्र में सफ़र करते हुए आती हो। ठीक, दूसरा है कि समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। तीसरा है कि कोरियालिस बल उपस्थित हो। चौथा है कि लंबवत पवनों की गति में अंतर कम होना चाहिए। पांचवा है निम्न दाब का क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण होना चाहिए। छठा है कि समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी वायु का अपसरण, ठीक, अपसरण होना चाहिए ऊपरी वायु का, तथा निम्न वायु का अभिसरण होना चाहिए। अभिसरण यानी कन्वर्जेंस और अपसरण यानी कि डाइवर्जन। ठीक, अब इससे संबंधित कुछ और तथ्य है वो भी देख लेते हैं। देखिए, दोनों गोलार्धों यानी दोनों गोलार्ध कौन सा? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी और दक्षिणी। ठीक, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब जानिए। ठीक, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के चक्रवाती तूफानों में एक अंतर है। वह क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में ये चक्रवात घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत दिशा में घूमते, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज घूमते। कौन से गोलार्ध में? तो उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी की सुइयों की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज में चलते हैं। नेक्स्ट है कि हिंद महासागर क्षेत्र में 8 देश बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा थाईलैंड एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवातों के नाम तय करते हैं। इसका अर्थ यह है कि हिंद महासागर क्षेत्र में जो भी तूफान आते हैं वह इन देशों के द्वारा उनके नामों को तय किया जाता है बारी बारी से। ठीक, अभी हाल ही में जो तूफान आया था अम्फान, जो तूफान अभी हाल ही में टकराया है भारतीय तटीय क्षेत्रों से, इसका नाम किस देश ने रखा था? इसका नाम रखा था थाईलैंड ने। आपको बता दें कि हम जो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर सीरीज में, आप चाहे तो उसे फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पिनांगा अंडमानेंसिस की सही व्याख्या करता है? यह ताड़ की एक दुर्लभ प्रजाति है। बी, कि यह हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला दुर्लभ औषधीय पादप है। ऑप्शन सी है कि तेलंगाना का स्थानीय पादप है जिसे भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है। और ऑप्शन डी है कि मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त औषधीय पादप है। तो सही आंसर बताना है आपको, बताइए कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि यह ताड़ की एक दुर्लभ प्रजाति है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पिनांगा अंडमानेंसिस जो है एक समय विलुप्त प्रजाति के रूप में इसे दर्ज किया गया था। यह एरेका ताड़ से संबंधित है। ठीक, दक्षिण अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क के एक छोटे क्षेत्र में इसके 600 पौधे पाए जाते हैं। ठीक, भारत सरकार द्वारा इसके संरक्षण के लिए भी प्रावधान किए जा रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है कि यह उड़ीसा में चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है तथा यह एक कथन दिया गया। इसके बाद यह दिया गया कि कौन सा मंदिर इससे संबंधित है। तो जानिए, कथन पढ़ते हैं पहले हम लोग। चलिए, यह उड़ीसा में चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है तथा इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया था। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षण किया जाता है।
तो पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस स्थान को संदर्भित किया जा रहा है। ऑप्शन ए है कि 64 योगिनी मंदिर, ऑप्शन बी है कोणार्क सूर्य मंदिर, ऑप्शन सी है ब्रह्मेश्वर मंदिर, ऑप्शन डी है जगन्नाथ मंदिर। तो बताइए कौन से मंदिर के बारे में बात की जा रही है ऊपर के गद्यांश में। यह बात की जा रही कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में। इन सब के बारे में भी डिटेल से चर्चा की गई है हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज में। तो चलिए देखते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व दिए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंध राज्य या क्षेत्र, उनसे संबंध राज्य क्षेत्र दिए हैं। मतलब बताना है कौन सा पार्क किस राज्य में है। तो ये नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2, 3, इन्हें आप पढ़िए और इधर राज्य दिए हुए हैं, इन्हें आप देखिए। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है। तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है कि केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो देखिए अभी हमने देखा अपने पिछले क्वेश्चन में कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ है, यह अंडमान में है। कहाँ पे है, अंडमान में। ठीक, बाकी दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, कवाल टाइगर रिजर्व कहाँ है, यह तेलंगाना में है। तडोबा अंधारी, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए माउंट हैरियट नेशनल पार्क के बारे में पहले जानते हैं। यह जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वर्ष 1969 में स्थापित, कब, तो 1969 में स्थापित हुआ है। माउंट हैरियट अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक, यहीं पर एक चोटी है जिसका नाम माउंट हैरियट है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो चलिए अब जानते हैं तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के बारे में। यह मध्य भारत में महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थित है। तडोबा वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और अंधारी वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 1986 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसे महाराष्ट्र राज्य में दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्ष 1994-95 में स्थापित किया गया था। ठीक है, यानी कि यह जो है महाराष्ट्र का दूसरा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपना कवाल टाइगर रिजर्व के बारे में। तो भारत के तेलंगाना राज्य में मनचेरियल जिला, यानी जिसका पुराना नाम आदिलाबाद जिला है, ठीक, यह उसमें स्थित है। यह अभयारण्य गोदावरी और कदम नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में है, जो अभयारण्य के दक्षिण में बहती हैं। ठीक, कवाल टाइगर रिजर्व की स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी और इसे वर्ष 1999 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र यानी प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया गया था। भारत सरकार ने वर्ष 2012 में कवाल वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया है। तो यह टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया है, कवाल टाइगर रिजर्व को 2012 में। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में हुई थी और प्रोटेक्टेड एरिया के तहत इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1999 में। कौन से अधिनियम के तहत, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। ठीक, इससे जो है यह दो नदियों से अपना जल ग्रहण करता है। कौन कौन सी, गोदावरी और कदम नदियों से। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में समाचारों में आया पद हंको है। ऑप्शन ए है कि यह मेघालय में खोजी गई मछली की एक प्रजाति है, ऑप्शन बी है कि यह एक प्रकार की जनजातीय लॉकडाउन प्रथा है, ऑप्शन सी है यह दक्षिण भारत की एक युद्ध कला है और ऑप्शन डी है कि यह लकड़ी या प्लास्टिक से बनी एक मुहर है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। हंको जो है आमतौर पर लकड़ी या प्लास्टिक से बनी एक मुहर होती है। जापानी लोग इसका उपयोग अनुबंध, विवाह पंजीकरण, यहाँ तक कि वस्तु वितरण पर्ची से लेकर आधिकारिक दस्तावेज को अधिकृत करने के लिए करते हैं। वस्तु वितरण पर्ची यानी कि जो बिल हम लोग को जैसे दुकानों पे बिल मिलता है उसी तरीके का यह बिल होता है। ठीक, उसी को वस्तु वितरण पर्ची बोलते हैं। उसी तरीके का नहीं, उसी को वस्तु वितरण पर्ची बोलते हैं। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ भौगोलिक अवस्थितियाँ दी गई हैं और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में बताया गया है। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप 1 मिनट वीडियो पॉज करेंगे और इनको पढ़ेंगे।
तो ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शंस के बारे में। उपर्युक्त युगों में से कौन सा या से सही नहीं। देखिए इन सब में कन्फ्यूजन काफ़ी हो जाता है। जैसे मैं पैगोंग त्सो पढ़ूंगा, लद्दाख पढ़ूंगा, नाकुला पढ़ूंगा, सिक्किम पढ़ूंगा, बाराहोती पढ़ूंगा, हिमाचल पढ़ूंगा, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाती है कि हाँ भाई ये तो यही बता रहे हैं कि बाराहोती हिमाचल प्रदेश में है, नाकुला सिक्किम में है, पैगोंग त्सो लद्दाख में। लेकिन नहीं, हमें यहाँ ये थोड़ी ना बता रहे हैं हम लोग को तो ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सही सुमेलित है। ठीक, तो अब देखिए आप तो पढ़ तो लिए ही होंगे। चलिए देखते हैं ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो बताइए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 सही सुमेलित है। पैगोंग त्सो लद्दाख में है, नाकुला सिक्किम में है, बाराहोती हिमाचल प्रदेश में न होकर के कहाँ है, तो यह है उत्तराखंड में। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में, जानते हैं। देखिए भारत चीन सीमा पर अधिकतर सीमा उल्लंघन के मामलों में 4 प्रमुख स्थान दर्ज किए गए। कौन कौन से हैं वो, तो भारत चीन सीमा क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में लद्दाख और अक्साई चीन क्षेत्र शामिल हैं। पैगोंग त्सो जो है यह पैगोंग त्सो ट्रिग हाइट्स और बर्ड्स में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के उल्लंघन के 2/3 मामले दर्ज किए गए। ठीक, पैगोंग त्सो क्या है, यह एक झील है। ठीक, यह भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लद्दाख में स्थित है तथा दोनों देशों के पश्चिमी सीमा क्षेत्र में अवस्थित है। यह 135 किलोमीटर लंबी झील है जिसका 1/3 हिस्सा भारत द्वारा नियंत्रित है। वर्ष 2015 के बाद से सबसे अधिक LAC उल्लंघन के मामले जो है इसी क्षेत्र में देखने को मिले हैं। नेक्स्ट जानते हैं, पूर्वी सीमा पर सिक्किम के नाकुला क्षेत्र में भारत और चीन के सैनिकों के बीच कभी कभी टकराव देखने को मिलता है। लास्ट है हमारा कि मध्य क्षेत्र में सीमा उल्लंघन के अधिकतर मामले उत्तराखंड के बाराहोती में दर्ज किए गए हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन था कि सीमा क्षेत्र पे हाल ही में जो चीन द्वारा बार बार भारतीय क्षेत्र का अतिक्रमण किया जा रहा है उसी को लेकर संबंधित यह क्वेश्चन था। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि रेपो रेट में कमी होने से बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से ऋण लेना महंगा हो जाता है। दूसरा कथन है कि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो रेट का प्रयोग मांग में बढ़ोतरी के एक उपकरण के रूप में किया जाता है। तो चुनना कौन सा है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है, हमें ये चुनना है। क्या चुनना है, कौन कौन सा कथन सही नहीं है। तो अब बताइए, ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है दोनों कथन सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह कथन गलत है, क्योंकि हमको सही नहीं चुनना है तो वही चुने हैं। ठीक, यह वाला कथन सही। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए वाणिज्यिक बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए RBI से जो है शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं या अल्पकालिक ऋण लेते हैं और इस ऋण पर RBI को उन्हें जिस दर से ब्याज देना होता है उसे रेपो रेट कहते हैं। मतलब एक सिंपल भाषा में समझे तो रेपो रेट क्या होता है, जिस दर पर बैंक जो है RBI से ब्याज लेते हैं, RBI से लोन लेते हैं। मतलब इसमें RBI उनको लोन देता है और उनसे लोन के बदले में ब्याज लेता है, उसी को रेपो रेट कहते हैं। अब जानिए, रेपो रेट कम होने से बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज लेना सस्ता हो जाता है और तभी जो है बैंक ब्याज दरों में कटौती करते हैं ताकि अधिक से अधिक रकम जो है ऋण के तौर पर दी जा सके। ठीक, चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब कोई नहीं है, यह एक नई सीरीज हम चालू करेंगे भारत का प्राचीन इतिहास से संबंधित, जो कि NCERT टेस्ट सीरीज के NCERT बेस्ड होगा। ठीक, यह राम शरण शर्मा की किताब से हम देखेंगे। ठीक है, यानी कि ओल्ड NCERT की टेस्ट सीरीज डिस्कस करने वाले हैं हम। भारतीय प्राचीन इतिहास से इसकी शुरुआत होगी। तो ठीक है मित्रों, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा यार। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।